गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह टीजीटी साइंस फ्रॉम मिशन एकेडमी मंडनपुर बरेली। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इट मींस जैसे कि चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थॉमसन थे। इन्हें थॉमसन ऑफ द मेटल मॉडल कहते हैं। इसको हमने इससे पहले वीडियो में क्लियर किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं रदरफोर्ड का नाम आ रहा है। इसका नाम आ रहा है रदरफोर्ड। तो आइए सबसे पहले रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। राइट, तो इनका पूरा नाम क्या था? ई रदरफोर्ड। क्या नाम था इनका? फुल नेम ऑफ रदरफोर्ड ई रदरफोर्ड। क्या नाम था इनका? ई रदरफोर्ड। ई रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड। ओके, फुल नेम ऑफ रदरफोर्ड ई रदरफोर्ड। इनका जन्म इतनी बर्थ 1871 में हुआ था और डेथ 1937 में हुई थी। रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ था? 1871 में और डेथ 1937 में। वॉज बॉर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30 अगस्त 1871। इट मीन इनका जन्म जो है, एक प्लेस जगह का नाम है स्प्रिंग ग्रोव नाम से प्लेस है, जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1871 में। इट मींस इट वाज बोर्न इन 13 अगस्त 1871। इनका जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1871। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, इन रदरफोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? ही वाज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी। ये फेमस किसके लिए हुए? रेडियो एक्टिविटी पर इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था, इसकी वजह से ये फेमस हुए थे। एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और क्या किया था इन्होंने? रदरफोर्ड ने एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। किसके द्वारा? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इट मींस गोल्ड में सोना होता है, सोने की फॉइल ली थी इन्होंने। He got the Nobel Prize in Chemistry in 1908. It means इन्हें केमिस्ट्री के लिए 1908 में नोबेल प्राइज दिया गया। एक बार दोबारा से इनके बारे में सुन लें। जैसा कि नाम लिखा हुआ है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, तो रदरफोर्ड ने भी एटम का मॉडल दिया था। राइट, पूरा नाम क्या था? ई रदरफोर्ड। जन्म कब हुआ था? 1871 में। कहाँ? स्प्रिंग ग्रोव नाम प्लेस पर, जगह का नाम है स्प्रिंग ग्रोव। 30 अगस्त 1871 में 1871 में। इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। मेन पॉइंट ये है, इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। ही इज फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस थे? वर्क ऑफ एंड रेडियो एक्टिविटी। ओके, रेडियो एक्टिविटी पर इन्होंने वर्क किया था, इसलिए फेमस हुए थे। एंड डिस्कवरी, और क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की इसमें एटम में, एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट करके। और इन्हें मेन पॉइंट 1908 में 1908 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया इसके बारे में, ई रदरफोर्ड के बारे में। अब इन्होंने क्या वर्क किया था, आइए डिस्कस करते हैं। यस, तो जैसा कि हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, अर्नेस्ट, मैं ई कह रहा था, ई का मतलब है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज interested in knowing how electrons are arranged within atom. It means अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम था, ये रदरफोर्ड जिसे बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लिसन केयरफुली, इंटरेस्टेड थे इस जानने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन का प्लेस क्या है और इलेक्ट्रॉन मूव किस तरह से करते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एटम। इट मींस ये बहुत ज्यादा इच्छुक थे इस चीज को जानने के लिए, इंटरेस्टेड थे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, किस तरह से अरेंज होती है। रदरफोर्ड decided an experiment for this
इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया इस एक्सपेरिमेंट को, दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। इट मींस किसकी हेल्प ली इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए? अल्फा पार्टिकल्स की हेल्प ली, मेड ऑफ फॉइल एंड थिन गोल्ड फॉइल। और क्या क्या लिया उन्होंने, ध्यान से देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे अल्फा पार्टिकल्स और ये गोल्ड एटम लिखा हुआ है, गोल्ड फॉइल। आप समझते हैं इसमें एक क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का ही क्यों चूज किया, मतलब गोल्ड की ही शीट क्यों ली? फॉइल मींस वो हल्की सी लिया, जैसे आप फॉइल को, ये फॉइल वर्ड बार-बार आ रहा है, इसका फॉइल का भी समझते हैं, मेड थिन गोल्ड फॉइल, FOIL। इट मींस आप देखते होंगे जब आप वो सिल्वर फॉइल आती है, मिठाइयाँ स्वीट वगैरह पर लगी होती है ना, और सिल्वर फॉइल का यूज हम किसी की खाने वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ऐसे गोल्ड फॉइल की, लेकिन क्वेश्चन ये है गोल्ड फॉइल का ही क्यों चूज किया? बाकी और बहुत सारी मेटल्स हैं उनकी फॉइल क्यों नहीं ली? तो मेन रीजन ये था क्योंकि ये गोल्ड ऐसी मेटल है जिसकी हम इसकी सीट और वायर, मतलब थिन से थिनिस्ट, सबसे ज्यादा बारीक पतला थिनिस्ट सीट और थिनिस्ट वायर किसका बना सकते हैं? लॉन्गेस्ट वायर, थिनिस्ट वायर और लॉन्गेस्ट वायर और थिनिस्ट सीट किसकी बना सकते हैं? उससे गोल्ड बना सकते हैं, राइट? और किसी मेटल की बना सकते हैं। इट मींस सबसे ज्यादा लंबा तार वायर, बारीक वायर, और सबसे ज्यादा पतली थिनिस्ट सीट अगर हम किसी की बना सकते हैं उसे गोल्ड की बना सकते हैं कंपेयर देन अदर मेटल। इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, राइट? तो इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? फर्स्ट वन अल्फा पार्टिकल्स लेके, सेकंड वन गोल्ड फॉइल की, सोने की चादर जैसे कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, लिसन टू केयरफुली। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज़ ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल। ये मैंने अभी क्लियर किया आपको, इन्होंने गोल्ड फॉइल इसकी ली थी क्योंकि जितना पतला थिन लेयर की शीट ये बना सकते थे, तो गोल्ड फॉइल की ही बन सकती, किसी और मेटल की नहीं। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 100 एटम, अबाउट 1000 एटम थिक। मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी मोटाई से कितनी थी, मतलब जो गोल्ड फॉइल थी इसकी थिकनेस थी, तो थिकनेस कितनी थी गोल्ड फॉइल की? लगभग इतनी थी जितनी जिसमें 1000 एटम्स थी, मतलब 1000 एटम्स के इक्वल थिकनेस थी, ये कह सकते हैं। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी, उसकी थिकनेस बेटा कितनी थी? 1000 एटम्स के इक्वल थिकनेस थी। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। जो अल्फा पार्टिकल्स ये थे, ये डबल चार्ज साइन पे हीलियम आयंस थे, सिंस दे हैव मास of 4u, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy। मतलब इनमें इनका मास कितना था? तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए इनका मास था 4u के बराबर। ये मैंने u लिखा है, यहाँ पर 4u लिखा है, 4u के बराबर। लिसन केयरफुली, गोल्ड फॉइल ली थी जिसकी थिकनेस कितनी थी? 1000 एटम्स के इक्वल थी, और अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, इनका मास कितना था? मोर एनर्जेटिक थे, ये कितना मास था? 4u के इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज expected the alpha particles would defected by the subatomic particles in the gold atoms, since the alpha particles were much heavier than the protons। जो अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बहुत ज्यादा हेवियर थे कंपेयर देन प्रोटॉन्स के। he did not expect to see large reflection। ओके, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, what the alpha particles scattering experiment gave the totally unexpected result। it means इस पर अल्फा पार्टिकल्स को जैसे इन्होंने गोल्ड फॉइल पर बमबारी की, इसकी अल्फा पार्टिकल्स की जैसे गोल्ड फॉइल पर बमबारी की, तो इनको कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जिसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। लिसन केयरफुली, इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन सुनिए, गोल्ड फॉइल की अल्फा पार्टिकल्स के गोल्ड फॉइल 1000 एटम के इक्वल थिकनेस थी इसकी, इसका मास कितना था? 4u था, और हीलियम के थी हीलियम। और इन्होंने जब ये अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल बमबारी की, तो कुछ ऐसे रिजल्ट इनको देखने के लिए मिले
जो कि इन्हें एक्सपेक्टेड नहीं थे, इन्हें नहीं लग रहा था ऐसा हो सकता है। तो लिसन केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्टेट थ्रू द गोल्ड-5। पहला पॉइंट आप लिसन केयरफुली ध्यान से सुनिए कि मोस्ट ऑफ द, मोस्ट वर्ड लगा हुआ है, इसमें आप फिगर में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द गोल्ड-5। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं किस पर, गोल्ड-5। तो हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूविंग स्टेट में सीधे निकल गए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं सीधे सीधे जा रहे हैं स्टेट, बहुत सारे 1 2 3। इससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्टेट थ्रू द गोल्ड-5, मतलब गोल्ड-5 को सीधे क्रॉस करते हुए। नेक्स्ट वन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द कॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो छोटे से, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला हल्का सा हो गए, मतलब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो सीधे निकल गए बिल्कुल स्ट्रेट, राइट। कुछ ऐसे थे जो अपनी मूवमेंट से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे आप देख रहे हैं, राइट। जैसे ये सब सीधे जा रहा है स्ट्रेट, ये डिफ्लेक्टेड हो रहा है। फर्स्ट वन पॉइंट था मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स से जो स्ट्रेट लाइन में सीधे मूव कर गए गोल्ड-5 से होते हुए। सम अल्फा पार्टिकल्स गॉट रिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो अपने रास्ते से थोड़ा सा बढ़ गए, थोड़ा सा एंगल पर मूव हो गए, जैसे लाइक दिस। नेक्स्ट वन, subsequently one out of every 12,000 particles appeared to rebound। मतलब ये मान के चलो लगभग 12,000 पार्टिकल्स में से, लगभग 12,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल देखा इन्होंने जो रिबाउंड हुआ था। रिबाउंड मतलब उड़ गया, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पार्टिकल देख रहे हैं उड़ गया है, ये वाला पार्टिकल मूव हो गया, ये वाला पार्टिकल तो कुछ रिबाउंड होगा, जैसे ये सबसे प्रमुख पार्ट ये रिबाउंड हो रही है, ये भी रिबाउंड हो रहा है, ये थोड़ा सा अटैक वाली बात है। तो मेरी 3 पॉइंट आपने देखे इसमें कि इन्होंने जैसे अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड-5 पर बमबारी की, बौछार की, तो इन्होंने देखा कि मोस्टली वर्ड लगा हुआ, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स वो सीधे निकले, कुछ अपने थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्टेड हुए, लेकिन उनमें से जितने भी अल्फा पार्टिकल्स बमबारी के लिए माना एक कंपेयर किया गया है, लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ 1 ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो रिबाउंड हुआ, मतलब जिस एंगल पे गया उसी एंगल पे वापस आ। तो इन 3 पॉइंटों को देखते हुए आप देखें ध्यान से क्या निकल के आएगा आपको। तो ये पाया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये एटम है। तो इन्होंने बताया कि मोस्टली जो ऊपर नीचे जा रहे थे होकर के, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पास आउट हो रहे थे, तो सीधे सीधे क्रॉस कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि एटम का वो पार्ट होता है जो मोस्टली कैसा होता है, हल्का होता है या खोखला होता है, या कैसा। इट मींस इन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting reflected। It means रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसा होता है जो खोखला होता है, एम्प्टी होता है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, राइट। मोस्ट पार्ट लगा होता है ज्यादा से ज्यादा ऊपर भी नीचे, जैसे ये एटम का स्ट्रक्चर बना है, कुछ ऊपर जा रहा है कुछ नीचे जा रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे चलेगा। तो इससे इन्होंने क्लियर किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्रैक्टिंग। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इन्होंने क्या कहा था कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, इसलिए ऐसा हुआ, सीधे सीधे पास आउट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट फ्रॉम द देयर पाथ। उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो अपने रास्ते से मुड़ गए, जैसे इसमें जैसे हम आपको दिखा रहा हूं, जैसे यहां से जाएगा कोई पार्टिकल यहां से जा रहा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे ये बॉडी को यहां पर देख सकते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो अपने पास से थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड हुए थे, थोड़ा मुड़े थे। इन्होंने इसके लिए क्या किया, इंडिकेटेड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इन्होंने कहा कि जो जहां से ये मुड़ रहे हैं इट मींस वहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। इंडिकेटेड, क्या इंडिकेट किया इसने, इससे द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल
मतलब एटम के अंदर खाली स्पेस तो मोस्टली है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्रैक्टेड हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, a very small fraction of alpha particles will refracted by 180, including that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small value within the atom. It means चलो पहले उसी चीज के लिए आप डिफ्रैक्टेड की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा था 2-3 पॉइंट थे में, पहला पॉइंट सभी पास आउट हो रहे इनपुट ही बताया था उसको, राइट। कुछ डिफ्रैक्टेड हो रहा है, डिफ्रैक्टेड में आप देखिए डिफ्रैक्टेड कौन था, ये पॉइंट देखिए आप डिफ्रैक्टेड हो रहा है थोड़ा सा, ये भी डिफ्रैक्टेड हो रहा है, ये डिफ्रैक्टेड, तो ये डिफ्रैक्टेड क्यों हो रहा है? इन्होंने कहा था कुछ पार्ट ऐसा होता है एटम के अंदर जो पॉजिटिवली होता है, लेकिन थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा कि कुछ बहुत कम, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2000 में से ओनली 1 ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो रिबाउंड हो गया था। इट मींस जिस एंगल से गया उसी एंगल से, जैसे ये यहाँ से देखिए लाइक इस एटम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से जा रहा है और फिर इसी में तुरंत वापस आ रहा है, मतलब जिस रास्ते से जा रहा है, जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ और फिर इसी से वापस आ रहा है, उसी रास्ते से, राइट। आप ये मान सकते हैं जैसे एक तो ऐसे से एटम है और मोस्टली मैं यहाँ से सीधा होता हुआ ऐसे निकल जाऊँ इस तरह से, राइट, और बार बार इस साइड से निकलूँ, इस साइड से निकलूँ, और कुछ में क्या करूँ थोड़ा सा मुड़ता हूँ, जैसे मैं यहाँ इधर से जा रहा हूँ और थोड़ा आगे जाने पर ऐसे मुड़ता हूँ, इस तरह से रिबाउंड हो रहा हूँ, राइट। अब एक थर्ड पोजीशन क्या थी, जैसे बिटवीन बिल्कुल बीच में उनके जा रहा हूँ सर्कल से, तुरंत यहाँ से वापस हो जाऊँगा, तो ये क्या था, रिबाउंड होना था, ये रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो रिबाउंड क्यों हुए, क्या किया था, मतलब जिस रास्ते से गए, रास्ते से आप गए उसी रास्ते से तुरंत वापस आ गए, ये रिबाउंड है। तो इन्होंने कहा था वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बट रिफ्लेक्टेड बाय 180, मतलब 180 पहले एंगल पर, ये 180 कहलाया, जैसे आप इस एंगल से जा रहे हैं इस तरह से आप समझ सकते हैं 180 लाइक दिस, जैसे आप इस तरह से, राइट, जाने का सिंबल, और इसी पॉइंट से फिर वापस आना, तो ये एंगल बनेगा कितना बनेगा 180, मतलब गए उसी से फिर वापस आना से। इसको क्या कहा था इन्होंने, तो इन्होंने कहा था अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बट रिफ्लेक्टेड 180 indicated that all the positive charge and mass of the gold atom were considered in a very small volume within the atom। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर वो भी पार्ट है जो बिल्कुल मिडिल में बीच में है, जो वेरी पॉजिटिवली है और बहुत कम है within the atom। From the data also conclude that the radius of the nucleus of the atom 10⁵ times less than the radius of the atom। मतलब इन्होंने कहा ये वो जो पार्ट था जहां से ये वापस आ गए, वो सॉलिड पार्ट था, जिस रास्ते से जा रहा है उससे वापस आ रहा है 180 का एंगल पर रिबाउंडेड हो रहा है, इस पॉइंट को ही उसको कहा इन्होंने ये मोस्टली पॉजिटिव पार्ट है, या फिर तो एटम का बहुत ज्यादा सॉलिड पार्ट है, इसके लिए उन्होंने बाद में न्यूक्लियस कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लियस कहा था, इसलिए कहते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसे? रदरफोर्ड का नाम आता है बेटा। तो इन्होंने इसे न्यूक्लियस कहा, और ये क्या कहा था, अगर आप एटम से कंपेयर करें, रेडियस न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। इट मींस कहने का मतलब ये है, अगर न्यूक्लियस की रेडियस की बात करें, यहां मैं ये लिख रहा हूं जैसे मैंने लिखा एटम, यहां न्यूक्लियस लिखते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटम की जो रेडियस जो भी होगी उससे न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो 10⁵ टाइम्स कम। मतलब किसी भी एटम में न्यूक्लियस कितना स्मॉलेस्ट छोटा है, एटम से कंपेयर करेंगे तो 10⁵ टाइम्स स्मॉलेस्ट। यू नो समझ रहे हैं इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मान लीजिए ये न्यूक्लियस पॉइंट है यहां पर, ये एटम है, अगर दोनों को कंपेयर करें तो इस एटम से फ्रंट लुक इन फ्रंट, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है इस एटम से कंपेयर करके कितना छोटा होगा? 10⁵ टाइम्स, 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है किससे? एटम से।
On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of the atom, which had the following features. देखिए, अब तक हमने डिस्कस किया इसके बारे में. आगे देखिए मेन पॉइंट क्या है. There is positively charged center in atom called the nucleus. ऑलरेडी मैंने अभी क्लियर किया है. जो रिबाउंड हो रहे थे 180 पर अल्फा पार्टिकल्स, उसे इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज माना था और बहुत कम, उसको इन्होंने क्या था, उसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा था. इट मींस देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम. मतलब अगर आप एटम का लाइक दिस, जैसे इसमें पॉइंट रखे हुए देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये सभी एटम्स हैं और ये सभी एटम का सेंटर पॉइंट है. इस सेंटर पॉइंट को इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस. ऐसे बना के निकलेंगे, यहाँ एटम बना दिया, इसका सेंटर पॉइंट नहीं होगा. जहां से रेज रिबाउंड हो रही थी, जा रही थी वापस, मोस्टली सॉलिड पार्ट था जो कि पूरे एटम से 10⁵ टाइम्स छोटा था, स्मॉलेस्ट था. इसको इन्होंने पॉजिटिव चार्ज का कहा. बहुत ज्यादा सॉलिड पार्ट होता है एटम का, इससे इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस. देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. नियरली ऑल द masses of atom radius in the nucleus. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. The electron revolve around the nucleus in well-defined orbits. इन्होंने एक चीज और कहा कि न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ऑर्बिट्स के अंदर. इसने बताया था, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो होता है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस कहा था अपने प्रैक्टिकल से एक्सपेरिमेंट के थ्रू. तो उन्होंने कहा इस न्यूक्लियस चारों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं एक डेफिनेट ऑर्बिट में. ऑर्बिट का नाम आपको पता क्या होते हैं, यूवी ऑर्बिट के LMNS. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम. यस, मैंने कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो पूरे एटम के कंपेयर में बहुत छोटा होता है. जैसे कि अभी कहा था कितना, ये मान लीजिए लगभग 10⁵ टाइम्स स्मॉलेस्ट. इट मींस अगर किसी एटम का साइज 1 है तो इस न्यूक्लियस का साइज 10⁵ टाइम्स स्मॉलेस्ट होगा. ये रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट. यस स्टूडेंट, आपने अभी क्या समझा इसमें, हमने बात की थी रदरफोर्ड ऑफ द वाटर एटम के बारे में और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया है, बहुत सारी डिस्कवरी की थी इन्होंने. और ये न्यूक्लियस ऑफ क्या कहते हैं, फादर न्यूक्लियस की इन्होंने डिस्कवरी की थी और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था. राइट, और ये डिस्कस किया हमने, मतलब मेन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, पूरा नाम क्या, अर्नेस्ट रदरफोर्ड था इन्होंने, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. गोल्ड 5 का यूज किया था, अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की थी. गोल्ड 5 की थिकनेस थी 1000 टाइम्स एटम थी, किसी भी मतलब 1000 एटम्स की इक्वल थी थिकनेस इसकी, किसकी, गोल्ड 5 की. और जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनका मास कितना था, 4 E था. राइट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. थैंक यू.